हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं एक एनुअल रिव्यू करूंगा सीक्वेंट साइंटिफिक का। सीक्वेंट साइंटिफिक के बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। अगर आप पूरी थीसिस समझना चाहते हैं सीक्वेंट साइंटिफिक की तो आप वो डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने उसका लिंक डाल दिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो है कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिस्कस करूंगा। ओवरऑल ईयर में जो मैंने अजम्पशंस माने थे अपनी ओरिजिनल थीसिस में और जो मैंने वैल्यूएशन निकाली थी लास्ट ईयर, उसके हिसाब से जो है कंपनी ने एक्चुअली में कैसा परफॉर्म किया और मैंने जो है अपनी वैल्यूएशन को किस तरीके से अपडेट करा। अब मुझे कंपनी का फ्यूचर कैसा नजर आता है आफ्टर 1 ईयर, और कंक्लूड करूंगा कि मैं अपनी पोजीशन का क्या करने वाला हूं और मैं आपको अपनी पोजीशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो कंपनी ने सीक्वेंट साइंटिफिक ने 16.5% के करीब जो है कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर जो है अपनी सेल ग्रोथ करी है। कांस्टेंट करेंसी का मतलब ये होता है कि उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने से पहले जो है टोटल ग्रोथ कितनी आई है। जब उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो जो है आपका जो करेंसी रिस्क जो होता है, करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क है, वो भी आ जाता है। तो अगर मैं इंडियन करेंसीज की बात करूं तो लगभग 15.5% की सेल ग्रोथ हुई है। अब ये जो नंबर्स हैं ये काफी हद तक जो हमने अज्यूम करे थे लास्ट ईयर उसी के करीब हैं और इस सेंस में जो है वो खरी उतरी है कंपनी। अब इसमें जो है पर्टिकुलरली जो हमारी एपीआईज हैं वो लगभग 9.5-10% के आसपास ग्रो करी हैं और फॉर्मुलेशन बिजनेस जो है वो लगभग 19.5-20% के आसपास ग्रो करा है। और बाकी डिटेल नंबर्स जो है आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ की मेट्रिक्स की। तो जो 3 की मेट्रिक्स हैं वो हैं एबिटा मार्जिन, आरओसीई प्रोफाइल और नेट डेट टू एबिटा। तो तीनों ही मैट्रिक्स जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से और जो हमारी ओरिजिनल थीसिस थी उसी के हिसाब से चल रही हैं। अगर आप आरओसीई की प्रोफाइल देखेंगे तो आरओसीई जो है लगभग जो है 9-10% के आसपास थी FY18 में, जो कि अब बढ़ के लगभग 20% के ऊपर हो चुकी है और एक कंटिन्यूस इंक्रीज है, आप चार्ट में देख सकते हैं। सिमिलरली जो नेट डेट है वो कंटिन्यूसली एक डाउन टर्न में है, कंटिन्यूसली गिर रहा है। अपने डेट को ये लोग रीपे कर रहे हैं। डेट जो है वो 2.81 था नेट डेट टू एबिटा, जो कि अब जो है लगभग 0.75 रह गया है। सिमिलरली जो है अगर मैं एबिटा मार्जिन की बात करूं तो आपको याद होगा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी ने गाइड किया है कि 200 बेसिस पॉइंट्स यानी कि लगभग 2% से जो है अपना मार्जिन जो है बढ़ाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने जो है उसको एक्सीड करा है, लगभग 2.5% से जो है मार्जिन बढ़े हैं इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर। और फ्यूचर की गाइडेंस कैसी है वो भी अभी आगे बताऊंगा। तो जो एबिटा मार्जिन है वो 10.3% से बढ़ के इन FY18 अब जो है स्टैंड करता है लगभग 15.9% पर। तो कोई कंसर्न नहीं है, बिल्कुल थीसिस के हिसाब से जो है सारे के सारे की रेशियोज चल रहे हैं। अब बात करता हूं लास्ट ईयर जो मैंने वैल्यूएशन करी थी वो मैंने उसमें क्या नंबर्स अज्यूम करे थे। तो मैंने अज्यूम करा था FY21 में 1240 करोड़ की सेल, 17% के जो है ऑपरेटिंग मार्जिन मैंने अज्यूम करे थे और साथ साथ जो है मैंने अज्यूम करा था कि जो है 40 के पीई पे जो है लगभग शेयर प्राइस 160-170 के आसपास रहेगा। वही मैं अज्यूम कर रहा था कि जो है FY22 FY23 इसमें लगभग 15% 14% और लगभग 14% की ग्रोथ FY24 में। ये सब नंबर्स जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देखते हैं एक्चुअली में जो नंबर्स आए हैं FY21 के वो कैसे आए हैं एज कम्पेयर टू जो हमने अज्यूम करे थे। तो ये जो हाईलाइटेड सेक्शन है इसमें आपको एक्चुअल नंबर्स दिख जाएंगे। तो एक्चुअल नंबर्स जो है वो जो मैंने नंबर्स अज्यूम करे थे उसमें हर टर्म्स में बेटर आए हैं। जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो लगभग जो है मैंने 17% अज्यूम करा था, आया है 16%, तो उसमें थोड़ी सी कमी है। तो जो रेवेन्यू है वो मैंने लगभग 1200-1250 करोड़ के आसपास अज्यूम करा था, जो कि लगभग 1360 करोड़ आया है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जो सेल्स की ग्रोथ है वो मैंने अज्यूम करी थी 10% की फॉर FY21, जो कि एक्चुअली में जो है 15.5% के करीब आई है। ऑपरेटिंग मार्जिन 16% के आए हैं। पीई जिस पीई पे ट्रेड कर रहा है वो पी मैंने 40 अज्यूम करा था, लेकिन एक्चुअली में आज के टाइम पे पीई है 74। तो और शेयर का प्राइस है लगभग आज की डेट में 284 रुपीज। तो एट अ हाई लेवल हुआ क्या है कि जो थीसिस थी, ये जो पूरी स्टोरी थी वो अब काफ़ी कॉमन हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इसकी रीरेटिंग हो चुकी है। जो मैं पीई अज्यूम कर रहा था उससे भी सिग्निफिकेंटली हायर पीई पे ट्रेड कर रहा है और जो फ्यूचर के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो अभी पूरी तरीके से बरकरार हैं। तो जो मैंने ग्रोथ नंबर्स अज्यूम करे थे, रिसेंट जो है मैनेजमेंट की कॉन्फ कॉल वगैरह सुन के जो है मैंने वो नंबर्स अपडेट कर लिए हैं
और आपको जो है इसमें दिख जाएगा स्क्रीन पर कि किस तरीके से जो है नए नंबर्स मैंने अज्यूम करे हैं। तो मैंने नेक्स्ट 3 इयर्स तक 15% ग्रोथ अज्यूम करी है, फिर 12% और फिर 10%। तो लेटेस्ट वैल्यूएशन शीट के हिसाब से जो नए नंबर्स इंपुट करे हैं उस हिसाब से FY26 में जो मेरी शेयर की प्राइस निकल कर आ रही है वो आ रही है लगभग 360-370 रुपए के आसपास। और अभी जो 284 रुपीज़ की शेयर प्राइस है वो लगभग 4.5-5% का कैगर रिटर्न मैं अज्यूम कर रहा हूँ होगा ओवर द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स। जब मैंने ओरिजिनल थीसिस बनाई थी तो लगभग 12-12.5% के आसपास की जो है वो कैगर रिटर्न निकल कर आ रहा था, और उसमें भी एक अपसाइड थी क्योंकि जो नंबर्स थे वो कंजर्वेटिव थे। तो एट अ हाई लेवल बात करूं तो स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा रीरेटिंग हो चुकी है और कंपनी जो है वो काफ़ी हद तक जो है अपने फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स को ऑलरेडी शेयर की प्राइस में इनकॉर्पोरेट कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा डिस्कवर्ड स्टोरी है, अब देखना होगा आगे क्या होता है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो है मैनेजमेंट की कॉन्फ कॉल जो हुई है उसके बारे में कुछ अपडेट्स दे देता हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि आखिर आगे फ्यूचर में जो है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस लेटेस्ट कॉन्फ कॉल में जो बेसिक हाइलाइट्स थी वो ये थी कि जो वाइजैग में प्लांट आने वाला था उसका केपेक्स पूरा हो चुका है और इन्होंने और एडिशनल केपेक्स करने की सोची है जो कि FY22 में आएगा। वाइजैग में बता दूं API का प्लांट है इनका, और बाकी यूरोप, ब्राज़ील और टर्की, इन 3 जगहों पे जो है इनके फॉर्मुलेशंस के प्लांट हैं। डिटेल थीसिस आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी अगर आप चाहें डिटेल में देखना तो। उसके अलावा एक और जो इनका केपेक्स प्लान है वो है 3 मिलियन यूरोस का इन जर्मनी। वो जो केपेक्स है वो अभी डिले कर दिया गया है, उससे वहाँ की कैपेसिटी लगभग 3-4 टाइम्स हो जानी थी, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से जो है इनको अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो केपेक्स प्लान है वो अभी थोड़ा डिले करा गया है। हालांकि कैंसिल नहीं है, तो फ्यूचर में वो डेफिनेटली होगा, तो उससे जो है उनकी फॉर्मुलेशन की कैपेसिटी इन यूरोप वो इम्प्रूव होगी। उसके अलावा जो इनका मेन फोकस है इस समय वो है US और चाइना। तो जो US है उसके लिए जो है इन्होंने कुछ DMFs फाइल करे हैं फॉर देयर APIs। अब वो जो APIs हैं वो 3 से 4 API तो लगभग ऑलरेडी अप्रूव हो गई हैं, और एक फॉर्मुलेशन के लिए जो है इन्होंने फाइल किया हुआ है, और वो जो है कह रहे हैं कि लगभग 18 से 20 महीने के बाद जो है वो एक्चुअली में अप्रूव होगा और रेवेन्यू पे कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। US और चाइना पे आगे मेन फोकस रहेगा। ROCE पिछले 13 क्वार्टर से कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल्स पे आ गई है। और एक हाई लेवल विजन जो है, एक जने ने क्वेश्चन पूछा था कि आपको जो है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं चाइना के साथ और उन सब की वजह से क्या आपको फ़ायदा होगा, तो उनका कहना था कि जो सिर्फ उन्हें ही नहीं, जितने भी API प्लांट्स हैं, जितने भी API मैन्युफैक्चरर्स हैं, आगे आने वाले 3 से 4 सालों में उन सभी को फ़ायदा होने वाला है। और ये काफ़ी ज़्यादा बेटर स्टोरी जो है निकलती हुई आ रही है। लेकिन क्योंकि फार्मा साइड में होता क्या है कि कोई भी नए प्लेयर्स को जब आप ऑनबोर्ड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सर्वे, काफ़ी ज़्यादा अप्रूवल्स, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहता, राइट। तो जो है ये ऐसा नहीं है कि अगले 2 महीने में, 4 महीने में ये स्टोरी प्ले आउट करने वाली है, ये नेक्स्ट 3-4 साल की स्टोरी होगी। इस बार इमर्जिंग मार्केट्स का जो है एट अ हाई लेवल थोड़ा ख़राब रिजल्ट आया था। वो जो है इनका मानना है कि अगले साल वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। मिड टीन ग्रोथ यानी कि लगभग 15-16% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और वही जो है मैंने अपनी इस बार की वैल्यूएशन शीट में भी अज्यूम करी है। उसके अलावा एक CDMO का जो है इन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है। उसमें जो CDMO का बिजनेस कर रहे हैं ये पर्टिकुलरली जो एनिमल फार्मा से रिलेटेड कंपनीज हैं उनके लिए है, और बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा छोटा बिजनेस है। और एट अ हाई लेवल एनिमल फार्मा में जो मेजर अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो 3-4 कंपनीज ही हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और ऑलरेडी उन्हें API सप्लाई करते हैं। ये उन्हीं के लिए जो है ये CDMO करना चाहते हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट का कहना था कि आप मान के चलिए कि ये नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। CDMO बिजनेस को जो है आप एक फ्यूचर का वो मान सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट आने वाले 1-2 सालों में जो है कोई रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन CDMO बिजनेस से नहीं होगा। और नेक्स्ट एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि ये जो पूरी कंपनी है उसके जो ग्रोथ का रीज़न है, या मान लीजिए कि जो उन्हें बेस्ट चीज़ लगती है वो ये है कि इनके पास मल्टीपल ग्रोथ इंजन्स हैं। एक ग्रोथ इंजन जो है वो चाइना का है, एक जापान का है, फॉर्मुलेशन बिजनेस भी है, API बिजनेस भी है, और ओवरऑल जो है कभी जो है कोई कंट्री अच्छा नहीं परफॉर्म करता, कभी कोई कंट्री अच्छा परफॉर्म करता है। तो एट अ हाई लेवल सब मिला के जो है ये सारे ग्रोथ इंजन्स का एवरेज लगभग 15-16% के आसपास ये लोग ग्रोथ हमेशा दिखा देते हैं, और वही जो है इनकी स्ट्रेंथ है,
क्योंकि उस सेंस में जो है ये इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, मल्टीपल ऑप्शनैलिटीज़ रहती हैं कि अगर एक तरफ कुछ प्रॉब्लम भी हो गई तो किसी दूसरे कंट्री में ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं। तो फाइनली जो है कॉन्फ कॉल की मैनेजमेंट की कॉन्फ कॉल सुनने के बाद और एट अ हाई लेवल दोबारा से रिवैल्यू कंपनी को करने के बाद जो मुझे अपनी पर्सनल थीसिस समझ में आई वो मुझे ये समझ में आई कि कंपनी जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब मैंने ख़रीदा था लास्ट ईयर, जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने तभी ख़रीदा था, लगभग 150-160 के आसपास का प्राइस था। मेरा एवरेज प्राइस भी लगभग इतना ही है और काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो मेरा इन्वेस्टेड है इसमें, लगभग 6-7% के आसपास पोर्टफोलियो मेरा सीक्वेंट साइंटिफिक में इन्वेस्टेड है। तो ये जो कंपनी है मुझे समझ में आया कि काफ़ी ज़्यादा रिचली वैल्यूड है। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी न्यू बाइंग, कोई नई बाइंग मैं नहीं करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि मुझे इस समय काफ़ी हद तक जो है जो फ्यूचर के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी प्राइस में नज़र आते हैं और वैल्यूएशन में भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि 4-5% के आसपास मुझे फ्यूचर की ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर मैं स्टॉक प्राइस की बात करूं तो जो मुझे कैगर रिटर्न नज़र आ रहा है वो 4 से 5% का नज़र आ रहा है, जैसा मैंने अपनी वैल्यूएशन शीट में बताया था। तो क्या इसका मतलब है मैं कंपनी को सेल कर दूंगा? तो नहीं, मैं कंपनी को सेल करने के मूड में भी नहीं हूँ, क्योंकि उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये कि एक अच्छा ग्रोइंग बिजनेस ढूंढना एट अ गुड प्राइस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, और एक बार जब आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसमें से निकलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अच्छे बिजनेस में वापस एंटर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब आप मान के चलिए, क्या मैं इस प्राइस पे एक नई पोजीशन बनाने की हिम्मत रखता हूँ? मैं नहीं रखता। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे आज बेच देता हूँ तो मैं ऑब्वियसली वापस हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, जब तक ये वापस 150-200 के लेवल्स पे नहीं आता मैं इसमें वापस एंटर करने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। दैट इज़ वन। तो इसलिए जो है बेटर टू जस्ट स्टे इन्वेस्टेड। हाँ, थोड़ा ओवर वैल्यू है, लेकिन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अभी भी जारी हैं। मे बी नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स में जैसे ग्रो करेगा तो इसकी वापस जो है ग्रोथ स्टोरी क्योंकि कंटिन्यू है, तो वैल्यूएशन जो है बढ़ती रहेगी और मे बी जो है हाई वैल्यूएशन सस्टेन्ड रहे काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि अच्छी कंपनीज के साथ होता क्या है कि हाई वैल्यूएशंस काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक सस्टेन्ड रह जाती है और जो लोग जल्दी एग्जिट कर जाते हैं वो फ्यूचर का जो अपसाइड है उसे जो है नहीं पूरी तरीके से वो कर पाते। दूसरी चीज़ ये है कि इवन दो ये कंपनी काफ़ी रिचली वैल्यूड है, मेरे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं जो है मोस्टली कोशिश करता हूँ फुल्ली इन्वेस्टेड रहने की। थोड़े बहुत पैसे रखता हूँ 2-4% और बाकी जो है नए पैसे डालता हूँ, लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ अपने पोर्टफोलियो को जो है इन्वेस्टेड रखता हूँ। तो जब मेरे पास अगर कोई इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी, जैसे मैंने मैस्टेक बताया था तो उसमें मैंने थोड़ा पैसा ऑलरेडी लगा दिया है, अपनी बाकी काफ़ी ओवर प्राइस जैसे डिक्सन है उससे मैं ऑलरेडी एग्जिट कर गया हूँ, उसको मैंने सेल करके जो है मैस्टेक में पैसा लगा दिया है। तो इसलिए जो है मैं इसको अभी नहीं बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ पे मैं पैसा लगा सकूँ। और बेसिकली हुआ क्या है कि इस केस में स्टोरी काफ़ी जल्दी से डिस्कवर हो गई और जो स्टॉक का प्राइस है वो एक्चुअली अपने फंडामेंटल से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे निकल गया। बट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग टू बी वरी अबाउट, क्योंकि जो पूरी की पूरी थीसिस है वो स्टिल इंटैक्ट है और कंपनी की जो गाइडेंस है वो अभी भी इंटैक्ट है। मार्जिन मीडियम टर्म में कंपनी ने कहा है अभी भी 200 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इंक्रीज होगा, रेवेन्यू की गाइडेंस अभी तक इंटैक्ट है। तो आई डोंट थिंक देयर इज अ फंडामेंटली एनी प्रॉब्लम विद द कंपनी। सो the best thing for me is to just stay invested unless I find a better opportunity। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी जो मेरी जिनमें ट्रैक करता हूँ इस तरीके की आपके लिए वापस से थीसिस लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उनके बारे में भी आपको एक एनुअल अपडेट या फिर एक 6 मंथ्स अपडेट बना के आपको जैसा भी मेरी पर्सनल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होगी मैं आपको बताता रहूँगा। और इसको आप एक फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा। और मुझे अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ट्विटर पे और फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।